क्या आप भी नेट के एग्ज़ाम बार बार देकर परेशान हो गए हैं? आपको भी लगता है कि आपने बहुत पढ़ाई की थी फिर भी आपका रिजल्ट नहीं आ पाया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उज्जवल कौर। स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्जवल नेट क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं जो मुझे क्वेरी आई थी और बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। जैसे कि आपको पता होगा कि मेरा दिसंबर 2019 में नेट क्वालिफाई हुआ है म्यूज़िक सब्जेक्ट से। मैंने ऑलरेडी पेपर 2 म्यूज़िक की स्ट्रेटजी तो शेयर कर दी है आप सभी के साथ में। जो भी पेपर 2 म्यूज़िक के स्टूडेंट्स हैं उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए, और अदर सब्जेक्ट्स के जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हैं हमारे इस चैनल से, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि मेरी पेपर 1 को लेकर क्या स्ट्रेटजी थी, ये ज़रूर मैं शेयर करूं। मैंने ये सोचा कि उनके साथ साथ बाकी और भी जो पेपर 2 के स्टूडेंट्स होंगे या फ्रेंड्स हैं हमारे, उनको भी हेल्प मिलेगी, इसलिए मैंने ये स्पेशली वीडियो बनाया है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसी कुछ बातें और कुछ ऐसे सवाल मैं इस वीडियो में इंक्लूड करने वाली हूँ, तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं आपको मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड बता देती हूँ कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो मेरे होम टाउन नांदेड़ महाराष्ट्र से ही हुआ है। SNDT पूना से मेरा MA हिंदी हुआ है और SNDT मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस से मेरा MA म्यूज़िक हुआ है, और नागपुर से मेरा BEd हुआ है। दिसंबर 2019 में मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है। इस तरह से मेरा पूरा एजुकेशन हुआ है। पर मैं एक बहुत ही एवरेज टाइप की स्टूडेंट थी और मुझे भी आप सभी की तरह लगता था कि नेट एग्ज़ाम बहुत ही टफ होती है, इसे प्रिपेयर करना, इसकी प्रिपरेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है। खास करके जो पेपर 1 है, इसको लेकर जो ह्यूमैनिटीज़ के सभी स्टूडेंट्स हैं उनकी एक धारणा बन चुकी है कि पेपर 1 जो है बहुत ही टफ होता है, हम पेपर 1 को बिल्कुल भी स्टडी नहीं करेंगे और सिर्फ पेपर 2 के भरोसे ही हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ये एक गलतफहमी होती है सभी के मन में, तो ऐसा नहीं है। पेपर 1 का भी उतना ही इम्पॉर्टेंट रोल है। यही एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब जो पेपर 1 है स्कोरिंग है। आप पेपर 2 में उतना स्कोर नहीं कर पाते हैं जितना पेपर 1 में करना होता है, आसान होता है। तो यही आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो जो बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है नेट और JRF को लेकर मैं वो आपको दे देती हूँ। जो भी फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नेट और JRF क्या होता है। जो भी 3rd सेमेस्टर में होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, वो तभी से इस एग्ज़ाम को अपीयर हो सकते हैं। नेट क्वालिफाई करने के बाद में आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर अप्लाई कर सकते हैं, पर ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती है फ्रेंड्स। इसके बाद में भी आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ता है जॉब, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको एग्जेम्पशन मिल जाता है PhD के एडमिशन के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है नेट एग्ज़ाम को क्रैक करने का। और JRF से तो आपको फेलोशिप मिलती है JRF क्रैक करने के बाद में। इसमें आपको थोड़ा सा जो नेट के लिए कट ऑफ होता है, थोड़ा और ज़्यादा आपको स्कोर करना पड़ता है, यही डिफरेंस है। यही कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको नेट JRF के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या थी और क्या ऐसे कॉमन सवाल हैं स्टूडेंट्स के, तो वही सब मैं आज आपको बताने वाली हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो आपको बताने हैं, और ऐसे कुछ सवाल जो मुझसे बार बार पूछे जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि यही सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूं आज की वीडियो में। तो फ्रेंड्स, पहले तो आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा जो हमारे पेपर 1 का है, और इसमें 10 यूनिट्स होते हैं। सिलेबस भी डाउनलोड करके आपने मोबाइल में नहीं रखना है फ्रेंड्स। अपने मोबाइल में आप, मुझे पता है कि नहीं देखता है कोई भी सिलेबस को, इसलिए स्टडी रूम के वॉल पर इसका प्रिंट आउट लेकर ज़रूर लगा दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको सिलेबस में दिया गया है, कौन कौन से यूनिट्स हैं। वैसे तो 10 यूनिट्स है, आपको पता होगा, और ये सुनने में बहुत ही बड़ा नंबर लगता है कि हमें 10 यूनिट्स की प्रिपरेशन करनी है। तो आपने क्या करना है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि अभी भी मैं आपको 2 पार्ट्स में पेपर 1 की स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, और इस वीडियो में मैं जो थ्योरेटिकल यूनिट्स हैं हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च, कम्युनिकेशन, ICT, हायर एजुकेशन, इन्वायरमेंट, इन यूनिट्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। और जो अलग सेपरेट वीडियो रहेगी उसमें जो प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं, जैसे कि मैथमेटिकल रीजनिंग, DI, लॉजिकल रीजनिंग या जिसे वर्बल रीजनिंग भी कहा जाता है, और
आईसीटी दोनों में भी आता है, क्योंकि थोड़ा सा थ्योरी भी है उसमें और थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है, जैसे कि बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन जो होते हैं, ये चीज़ें इसमें प्रैक्टिकल में आती है आईसीटी में, तो वो हम अलग से डिस्कस करेंगे। इस तरह से आप अगर 10 यूनिट्स को डिवाइड कर लेते हैं तो आपको थोड़ा सा आसानी होती है समझने में चीज़ों को। आपको ये पता चलता है कि इसमें थ्योरी है और इसमें प्रैक्टिकल है। तो थ्योरेटिकल जो यूनिट्स है हमारे, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड और कम्युनिकेशन, ये कॉमन सेंस बेस्ड यूनिट्स है, यानी कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी बार बार सॉल्व करेंगे तो आपका लॉजिक बिल्ड हो जाएगा और कॉमन सेंस के बेस पर ही आप इसे अपने आप को इसमें रखकर देख सकते हैं कि आप टीचिंग अगर करते हैं तो किस तरह से एक टीचर का रोल होना चाहिए, और कम्युनिकेशन भी हम जैसे करते हैं तो इससे भी आपको पता चलता है कि आपने किस तरह से कम्युनिकेट करना है। तो कॉमन सेंस के बेस पर भी इन यूनिट्स में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और बाकी जो यूनिट्स है वो नॉलेज बेस्ड यूनिट्स है, जैसे कि रिसर्च एप्टीट्यूड, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन और आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इन यूनिट्स में अगर आपको नॉलेज होगी तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वरना नहीं। और इन्वायरमेंट और हायर एजुकेशन को लेकर भी एक कॉमन सा सवाल होता है कि क्या हमें करंट अफेयर्स भी प्रिपेयर करने होंगे, तो मैंने स्किप कर दिए थे फ्रेंड्स, तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही बड़ा सेक्शन है और इतना बड़ा एरिया है कि हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि क्या पूछा जाएगा। फिर भी अगर आप अपडेटेड रहते हैं इन दोनों भी यूनिट्स के बारे में तो कोई बात नहीं, पर इस चीज़ को लेकर आपका टाइम बहुत जाएगा, इसलिए मैं एडवाइस दूंगी कि आप इसे स्किप कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 2 से 4 ही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो बाकी जो सेक्शंस हैं जो आपको इजी लगते हैं उसमें आप अच्छा स्कोर कीजिए, इसे स्किप कर दीजिए करंट अफेयर्स को। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि और अगली क्या टिप है आपके लिए। दिन को आपने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, एक तो मॉर्निंग सेशन और एक इवनिंग सेशन। अगर आप पूरी तरह से डेडिकेटेडली सिर्फ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वर्किंग नहीं है, तो आपने क्या करना है, अलग अलग टाइम स्लॉट्स बनाने हैं। वैसे मॉर्निंग से इवनिंग में आपने पेपर 1 को ही स्टडी करना है, क्योंकि इसके लिए आपका माइंड फ्रेश होना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेश माइंड में आप बहुत ही अच्छे से इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसलिए अलग अलग टाइम स्लॉट्स बना लीजिए, जैसे कि मॉर्निंग से लंच तक का टाइम जो होता है ये एक टाइम स्लॉट, फिर लंच के बाद में इवनिंग की टी का टाइम जो होता है तब तक का एक सेकंड स्लॉट, और जो इवनिंग की टी के बाद में जो डिनर तक का टाइम होता है ये 3rd टाइम स्लॉट, और डिनर से सोने तक का जो टाइम होता है ये 4th टाइम स्लॉट हो सकता है। ऑन एन एवरेज मेरी 8 घंटे की पढ़ाई हुआ करती थी, जो सभी फ्रेंड्स पूछते हैं कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, तो ये मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, कितनी आपने फोकस्ड स्टडी की है ये मैटर करता है। तो ये कभी भी मत देखिए कि आप कितने घंटे पढ़ रहे हैं, आपको वॉच देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि अभी कितना टाइम बाकी है, आपको पता ही नहीं चलना चाहिए कि आप कितने घंटे से पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना है। तो फ्रेंड्स यही मुझसे अब ये जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं अभी बताने वाली हूँ कि रिसोर्सेज कौन सी थी, मुझे बार बार पूछा जा रहा था कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, मैम बताइए। जो भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हैं हमारे चैनल से तो वो मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि कौन सी बुक यूज़ करनी चाहिए, और मेरे कुछ अदर सब्जेक्ट्स के भी जो फ्रेंड्स हैं वो भी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या पढ़ना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अब ऑफलाइन रिसोर्सेज के साथ में ऑनलाइन भी बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो गए हैं पेपर 1 को लेकर, तो आपको बहुत ही स्मार्टली इसका सिलेक्शन करना होगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं कि कभी कभी स्टूडेंट जो है कलेक्ट करने में ही अपना टाइम बहुत वेस्ट कर देते हैं। तो आपको लिमिटेड सोर्सेस यूज़ करने होंगे, जैसे कि ऑफलाइन रिसोर्स में KVS मदान सर की बुक मैं बताना चाहूँगी, मेरे लिए एक पार्ट थी मेरी प्रिपरेशन का। ऐसा नहीं कह सकती हूँ मैं कि ये कोई एकेडमिक एग्ज़ाम नहीं है, इसलिए कोई भी एक बुक पर आप डिपेंड नहीं कर सकते हैं। ये जो भी रिसोर्स है वो मेरे प्रिपरेशन का पार्ट थी, तो आप किसी भी एक रिसोर्स पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ही चूज़ करना होगा कि कौन से रिसोर्सेस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस बुक में से भी मैंने सिर्फ जो थ्योरेटिकल पार्ट है वही कवर किया था और वही उसके लिए ही रेफ़र की थी बुक। जैसे कि हमारे जो मैंने थ्योरेटिकल यूनिट्स बताए हैं उनके नोट्स बनाए थे, पर जो हमारे प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं इसमें हमें किसी की हेल्प चाहिए होती है एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि उसमें जो एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है तो कहीं कहीं हमें समझ में नहीं आता है कि ये स्टेप जो है वो क्यों है।
तो मैं यही कहना चाहूँगी आपसे कि प्रैक्टिकल यूनिट्स के लिए आप इसे नहीं रेफ़र कर सकते, और जो थ्योरेटिकल यूनिट्स है उसमें जो MCQs दिए हैं वो भी मैंने सॉल्व नहीं किए थे, सिर्फ जो उसमें थ्योरी दी गई है उनसे नोट्स बनाए थे। वो MCQs मैंने इसलिए सॉल्व नहीं किए थे क्योंकि थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, जो हमारे एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनका जो लेवल होता है और बुक के जो क्वेश्चंस होते हैं, और इतने सारे क्वेश्चंस है फ्रेंड्स कि आप इसमें ही आपका टाइम पूरा चला जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर्स आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इस तरह से आपने बुक का यूज़ करना है एक अच्छे तरीके से। ऑनलाइन जो रिसोर्स है मैं अभी आपको वो बताने वाली हूँ, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से एजुकेटर से हमने पढ़ना चाहिए। ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। अभी मैं जो भी रिसोर्सेज बता रही हूँ ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो मैंने बुक यूज़ की थी या फिर जो चैनल्स मैंने रेफ़र किए थे वो आपको भी समझ में आए, इसलिए आप अपनी तरह से अपने हिसाब से उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, पर बहुत सारे चैनल्स भी आपने यूज़ नहीं करने हैं। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के लिए स्पेशली मैंने तलवीर सर का जो कॉमर्स नेट अचीवर्स चैनल है इसका यूज़ किया था, और सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है। ये शायद उनका फेवरेट यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड। इस पर बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है और बहुत ही इजी वे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जो हमें बहुत डिफ़िकल्ट वर्ड लगते हैं उनका एक्सप्लेनेशन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। कुमार भरत सर का जो पहले चैनल हुआ करता था पर अभी अनअकैडमी पर वो चले गए हैं, तो अभी उनका सेपरेट ऐसा कोई चैनल नहीं है, पर लेट्स क्रैक UGC नेट पर उनके अभी भी बहुत सारे फ्री वीडियोस अवेलेबल है। तो आप उन वीडियोस की हेल्प से DI और मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। और अगला जो चैनल और ऐप भी है ग्रेडअप, तो इस पर ग्रेडअप ऐप का यूज़ मैंने डेली क्विजेस अटेम्प्ट करने के लिए किया था। डेली जो क्विजेस होती थी वो मैं अटेम्प्ट किया करती थी और ट्राई करती थी कि मैं उसमें हमेशा फुल मार्क्स लेकर आ सकूं। और क्विजेस अटेम्प्ट करने का भी एक सही तरीका है फ्रेंड्स। आपको देखना होगा कि जो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है उसमें आपकी क्या मिस्टेक हुई है और क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो आप ज़रूर पढ़ा कीजिए। और इस तरह से मैंने ग्रीन कार्ड भी परचेज़ किया था क्योंकि मेरे पास में इतना वक्त हुआ करता था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स भी सॉल्व किया करती थी, और जो उसमें ग्रीन कार्ड में मॉक टेस्ट दी गई थी वो सभी मैंने सॉल्व किए थे। और ग्रेडअप का एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर तोशिबा शुक्ला मैम जो हायर एजुकेशन और इन्वायरमेंट की वीडियोस लिया करती थी, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स का उन्होंने सॉल्यूशन बताया था, और लाइव वीडियो क्लासेस होती थी उनकी रोज़ दोपहर 12 बजे, तो मैं वो ज़रूर अटेंड किया करती थी। और ये एक बेनिफिट होता है फ्रेंड्स की जो हम लाइव सेशंस अटेंड करते हैं तब हमें पता चलता है, जब तक क्वेश्चन बताए जाते हैं तब तक आपने ट्राई करना है कि आप कितने जल्दी उसे आंसर कर पाते हैं। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है बाकी लोगों के कंपैरिजन में, बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में। तो आपको पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। इसमें मज़ा भी आता है आपको, मतलब आपकी प्रिपरेशन भी होगी और आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन बाकी सबके कंपैरिजन में कहाँ तक आई है। तो इस तरह से मैंने उनके लाइव सेशंस अटेंड किए थे। और निखिल वर्मा सर जो DI और मैथ्स के वीडियोस लेते थे वो भी मैं देखा करती थी। उनका मुझे एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी लगता था, पर अभी वो नहीं पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सभी ऑनलाइन रिसोर्सेज का यूज़ किया था बहुत ही अच्छे तरीके से। जब भी आप वीडियोस भी देखते हैं तो आपने नोट्स बनाते रहना है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख रहे हैं और आपको फिर पता नहीं चलेगा। जब आपको रिवीजन करना होगा तब आपके पास में यही नोट्स काम में आते हैं, क्योंकि आप वीडियो ओपन करके तो नहीं देख सकते हैं एग्ज़ाम से 1 महीना पहले जब आपको रिवीजन करना होता है। इसलिए नोट्स ज़रूर बनाएं आप। तो मैंने नोट्स भी बनाए थे। और एक बात फ्रेंड्स की, जो मैंने नोट्स बनाए थे उनकी लैंग्वेज कौन सी थी ये मैं आपको बता दूं। तो लैंग्वेज का भी सिलेक्शन बहुत ही अच्छे तरीके से करना होता है, क्योंकि इस पर ही हमारा एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। तो मैंने देखा है कि ह्यूमैनिटीज़ के जो भी फ्रेंड्स होते हैं वो हिंदी लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं पेपर 1 के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप पेपर 1 के लिए इंग्लिश लैंग्वेज अगर यूज़ करते हैं तो आपको पेपर 1 सॉल्व करने में आसानी होगी। और जो भी वर्ड्स आपको नहीं समझ में आते हैं उनको आप एक डायरी में नोट कर लीजिए, उनके मीनिंग्स निकालिए और फिर आप देखिए कि आपको कितना ईजी लगता है पेपर 1। और किसी भी एक लैंग्वेज में ही आपने प्रिपरेशन करनी है और प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी सॉल्व करना है।
इस पर ही हमारा पेपर में परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। अगर आप बार बार लैंग्वेज चेंज करके देखते रहेंगे क्वेश्चंस को तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। इसलिए अभी से ही किसी भी एक लैंग्वेज में आप प्रिपरेशन कीजिए, दो लैंग्वेजेस का यूज़ मत कीजिए, इससे आपको बहुत ही दिक्कत होगी पेपर में। तो चलिए, ये था लैंग्वेज सिलेक्शन फ्रेंड्स। अभी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है मैं वो बताऊंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो मैंने जून 2013 से लेकर जून 2019 तक के बहुत ही डीप एनालिसिस के साथ में सभी पेपर्स को सॉल्व किया था, पेपर 1 के, और ऑनलाइन मोड में ही मैंने सॉल्व किया था। ऑफलाइन नहीं करना है क्योंकि आपको टाइम पेपर 1 में ही कम पड़ता है, इसलिए आपको अभी से प्रैक्टिस होनी चाहिए पेपर 1 को ऑनलाइन अटेम्प्ट करने की। मैंने देखा है फ्रेंड्स कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स को इस तरह से सॉल्व करते हैं, बस इतना देख लेते हैं कि कौन से सही है उनके क्वेश्चंस और कौन से रॉन्ग हुए हैं, कितना स्कोर आया है। पर सिर्फ आपको इतना ही नहीं देखना है, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो भी देखना है कि क्या दिया गया है, क्यों आपकी क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, और इसमें से ही आपको पता चलेगा कि आपके स्ट्रॉन्ग यूनिट्स कौन से हैं और वीक यूनिट्स कौन से हैं। तो जो भी आपके वीक यूनिट्स आपको लगते हैं उनको आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग यूनिट्स होते हैं उसमें आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आप फुल मार्क्स लेकर आएँ, इससे आपका स्कोर बहुत ही इम्प्रूव होगा और आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स ही बता सकते हैं कि आपके स्ट्रॉन्ग सेक्शंस कौन से हैं और वीक सेक्शंस कौन से हैं। इस तरह से मैंने सभी चीज़ों का बहुत ही अच्छे से यूज़ किया। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने ये सभी चीज़ें देखी कि सिलेबस कैसे अपने डाउनलोड करके वॉल पर लगाना है और 10 यूनिट्स जो है इनका डिवीज़न किस तरह से करना चाहिए, और जो रिसोर्सेज थी मैंने वो भी आपको बताई है, ऑनलाइन और ऑफलाइन, और प्रीवियस ईयर पेपर्स कौन से ईयर से सॉल्व किए थे मैंने ये भी बताया। पर अभी जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी को ये जून 2013 से अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिसंबर 2018 से जो पैटर्न आ रहा है वो थोड़ा सा अलग है। और अगर आप दिसंबर 2018 से भी सॉल्व करते हैं जून 2020 तक के सभी, तो ये बहुत सारे पेपर्स हैं, तो इतने भी आपके लिए सफिशिएंट है पेपर 1 के लिए। और मैंने ये भी बताया आपको कि लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट करनी चाहिए और जो नोट्स मेकिंग होती है, नोट्स का भी क्या रोल होता है, और रिवीजन भी आपने जो करना है वो 1 महीना पहले रिवीजन शुरू कर दीजिए। ये बहुत ही सही टाइम है आपका नोट्स बनाने का, तो अभी से ही नोट्स बनाइए। और फ्रेंड्स, अगली वीडियो में मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में DI और मैथमेटिकल रीजनिंग, RC, ICT, इसके भी बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। जो लॉजिकल रीजनिंग, जिसे वर्बल रीजनिंग भी कहा जाता है, उनकी जो मेरी प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी थी वो अलग से डिस्कस करूंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डिटेल में बताना है और वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बाकी जो यूनिट्स हैं उनके लिए आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो वैसे मुझे पता है कि क्या कॉमन क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके उन यूनिट्स को लेकर। फिर भी आपको लगता है कि आपके कुछ जो डाउट्स है या प्रॉब्लम्स है उन्हें मैंने उसमें इंक्लूड करना चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं उनको ज़रूर इंक्लूड करूँगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आपके सवाल बता सकते हैं DI मैथ्स को लेकर, क्योंकि ये मेरे फेवरेट यूनिट्स हैं और इसमें मेरे फुल मार्क्स भी आए थे, तो मैं आपकी अच्छे से हेल्प कर पाऊँगी। तो मुझे ज़रूर बताइए कि आपके क्या डाउट्स हैं उन यूनिट्स को लेकर। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।